हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि आपको एग्ज़ाम शुरू से लेकर अंत तक, आपके एग्ज़ाम में शुरू से लेकर अंत तक हम आपका साथ देंगे, आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाने का काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेंगे। वैसा मैं अपना काम निभा रहा हूँ, वैसा अपना काम मैं कर रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको सहयोग कर रहा हूँ और एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर छांट छांट कर मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हम जो है एसएसटी के लिए, जो आगे आने वाला एग्ज़ाम एसएसटी है, वो उसके लिए हम हिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट वीडियो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है और सिविक्स से है, उसको हम इस वीडियो में डालने का ये वीडियो बना रहे हैं। ये मतलब वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए एग्ज़ाम में बिना देखे ये वीडियो नहीं जाएं। इस वीडियो को देखकर इसके बाद ही आप एग्ज़ाम में जाएं, बहुत ये हेल्पफुल होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छाँट छाँट कर लाए हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और उसके बाद एग्ज़ाम देकर आएँ, उसके बाद हमें अपना रिव्यू बताएं, उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा एग्ज़ाम गया। चलिए फ़िलहाल आपका समय जो है ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो जैव संसाधन नहीं है। तो आपको एग्जाम में भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है जैव संसाधन नहीं है, तो ऐसे नहीं वाले ऑप्शन को आपको विशेषकर ध्यान देना है। जहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा उसको विशेष ध्यान देकर पढ़ना है। लोग गलती कर देते हैं, बहुत जल्दी में टिक कर देते हैं और गलती कर देते हैं, इसलिए आप जो है आराम से क्वेश्चन पढ़िए कि कहीं क्वेश्चन में नहीं तो नहीं लिखा हुआ है। चलिए इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से जैव संसाधन नहीं है, मतलब जो जैव संसाधन नहीं है वो उसका बात करना है यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, चलिए इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है चट्टाने, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन ए का बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है मनुष्य, ये जैव संसाधन है, पशु जैव संसाधन है, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वनस्पति जात, ये भी जैव संसाधन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, मतलब वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्ति हो सके, पुनः नवीकृत हो सके, वैसे संसाधन इनमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, काली मृदा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेगर मृदा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है खादर, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है खादर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, कौन सा मिट्टी है जिसमें लौह धातु की अधिकता होती है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट में ही लाल मिट्टी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लौह किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है नवीकरणीय संसाधन। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो यहाँ पे देखेंगे बांगर और खादर जो है ये जो है जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, ये जलोढ़ मिट्टी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो कौन सी मृदा है जिसमें कंकड़ की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है बांगर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी पठारी भाग है? यहाँ पे भाग छूट गया है, पठारी भाग है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन में पठारी भाग है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वो पठारी भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27%, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन की बात किया जा रहा है तो वो जो है 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे ए में ही लिखा हुआ है 1992, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो कृषि भूमि कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं तो उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको भी देखते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। तो देखिए मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण की बात कर रहा है तो उसमें से उद्योग आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, मकान होगा, बांध होगा, परिवहन के साधन, ये सारे 5 एग्जाम्पल हैं जो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है। लिखा है जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? तो नदियों द्वारा लाई गई या फिर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को या फिर मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे देखिए लेटराइट मृदा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा का अगर बात करेंगे तो लेटेराइट मृदा जो है वो काजू की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लिखा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है? आयु के आधार पर अगर बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो खादर और दूसरा बांगर, तो यह इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी या फिर काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। फिर से लिखा हुआ है देख लीजिए। निम्नलिखित में या फिर निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में ही लिखा हुआ है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। मतलब वे जातियां जिनके लुप्त होने की खतरा है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है लुप्त जाति का उदाहरण है। तो लुप्त जाति का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन बी में ही एशियाई चीता, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवर्गीकृत वन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी में ही लिखा हुआ है, मोर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पौधे, दूसरा में लिखा हुआ है केचुआ, तीसरा में लिखा हुआ है मनुष्य और चौथे में लिखा हुआ है एलियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है काला हिरन
निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। अगर काला हिरण का बात करेंगे तो किस प्रकार के श्रेणी के जीवों का ये मतलब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है, काला हिरण जो है वो लुप्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है। विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, यही जो इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। देखिए 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन डी वाला एशियाई चीता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। देखिए निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ वन विभाग, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। बाघ परियोजना का अगर बात करेंगे तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% है कि एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो इसको ये सब क्वेश्चन जो है वो सब इम्पॉर्टेंट है। हालांकि उसमें से भी ये सब क्वेश्चन जो हम यहाँ पे वीडियो के दौरान बताते हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम चाहे वो एसएससी हो रेलवे हो वो सब में भी आता है, डिफेंस हो। इसलिए ये वीडियो को आप लोग भी देख सकते हैं क्योंकि पूरा एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब कवर करवा दे रहे हैं इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाकी जैक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके पर्पज़ से ही ये वीडियो बन रहा है। चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए बी में लिखा हुआ है 1973, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, हिमालय यव क्या है। हिमालय यव क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय यव क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है एक औषधीय पौधा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है पौधा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्नलिखित में कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए
ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है निकोबारी कबूतर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन जो है उसका उद्देश्य वन संरक्षण था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है अगर उसका बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखिए भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। भारत में जो है वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन बी में ही इसका आंसर लिखा हुआ है 47,000, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क का अगर बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है बीज बचाओ आंदोलन क्या था। तो बीज बचाओ आंदोलन की अगर बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद फसलों का उत्पादन करना। बिना रासायनिक खाद के फसलों का जो उत्पादन करना होता है ये बीज बचाओ आंदोलन का नारा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो है शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है इमली और आम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अलवार राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सोनचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है। सेंचुरी होना चाहिए, सेंचुरी घोषित कर दी, इसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। देखिए शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। तो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की तेज से दौड़ते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है 112 किलोमीटर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। फिर से देखते हैं, भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है 26,200 वर्ग किलोमीटर। 26,200 वर्ग किलोमीटर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग
किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है 5000 वर्ग किलोमीटर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है भारत में जैव उपजातियों भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है 8%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है चीता और बिल्ली दोनों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है। सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, सामान्य जातियां कहा जाता है। जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है उसे सामान्य जातियां कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है लुप्त जातियों में शामिल है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही लिखा हुआ है सागवन एकल रोपण के कारण हुआ। सागवन एकल रोपण के कारण हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। औषधीय पौधे जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दोनों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है कैंसर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों के द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है बांस के पौधे, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है पर्यावरण विनाश के मुख्य घटक या फिर मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण विनाश के अगर मुख्य कारण का बात करेंगे, मुख्य कारक का बात करेंगे, तो देखिए संसाधनों का असमान बंटवारा ये भी होगा, असमान उपयोग ये भी होगा, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता ये भी होगा। इस तरह से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यह इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है। अगर मैंग्रोव क्षेत्र का बात करेंगे तो कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है,
तो ऑप्शन देखिए सी में ही लिखा हुआ 40%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है टक्सोल नामक, देखिए लिखा हुआ है टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है। टक्सोल नामक रसायन का बात किया जा रहा है, तो यह जो है वो पेड़ के छाल से भी प्राप्त किया जाता है, पेड़ की पत्तियों से भी प्राप्त किया जाता है, पेड़ की टहनियों से भी प्राप्त किया जाता है। इस तरह से तीनों जो है राइट आंसर है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है। धरातलीय जल जल क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो ये जो है वो 70% जो है वो प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का अगर बात करेंगे तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। चलिए अगला देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जो है हमारे द्वारा जो यहाँ पे इस तरह का सीरीज लाया जाता है, उसको सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप उसको टेस्ट के तौर पर दीजिए, और उसके बाद आप अपने तैयारी को आंकिए कि कितना क्वेश्चन जो है आप सही बना पाते हैं और कितना क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। और जो क्वेश्चन गलत होता है आप उसको फिर से याद कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए आप एक भी वीडियो मिस ना करें। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपका 100% मार्क्स आएगा, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा। बस आप मेरे साथ चैनल से जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होता रहे। चलिए फिलहाल जो है वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ उत्तराखंड, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन बिना देखे आप एग्जाम में मत जाइए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए कि किस तरह से आपका एग्जाम जाता है। चलिए यहाँ लिखा है मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस का अगर बात करेगा तो मानस जो है वो असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है क्या देखिए, लिखा है पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में है। पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में है। अगर पेरियार का बात करेगा तो यह जो है वो केरल में है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कुछ मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, देख लेते हैं कौन सा जो है वो किसके साथ मिलेगा। चलिए लिखा हुआ इधर जानवर या पौधे, यहाँ पे लिखा है अस्तित्व वर्ग। तो देखिए काला हिरन जो है वो किसके साथ मिलेगा। तो काला हिरन जो है अब संकटग्रस्त हो चुका है, तो ग के साथ मिलेगा। एशियाई हाथी, अगर एशियाई हाथी का बात करेंगे तो देखिए ये जो है सुबेद के साथ मिलेगा। अगला देखेंगे अंडमान जंगली सुअर, तो अंडमान जंगली सुअर जो होगा वो उसका जो आंसर होगा या फिर वो जो मिलेगा वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में स्थानिक के साथ मिलेगा। अगला देखिए हिमालयन भूरा भालू जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये खा के साथ मिलेगा, दुर्लभ हो चुका है ये। और अगला बार जो लास्ट बचा 5वां नंबर गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो लुप्त हो चुका है, तो लुप्त के साथ
ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बाद में याद कर लीजिएगा अगर आपको ये नहीं आता होगा तो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके क्वेश्चन का किस तरह से आया। चलिए दोस्तों, इसमें जो है वो मिक्स क्वेश्चन हम लेकर आए थे। इसमें जो है मिक्स्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अब जो है कुछ क्वेश्चंस अब जो है आने वाला है वो सिविक्स का क्वेश्चन है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे वो ज्योग्राफी से थे, मतलब भूगोल से थे। अब के जो क्वेश्चंस होंगे वो जो है राजनीतिक विज्ञान से होगा, सिविक्स से होगा, नागरिक विज्ञान से, नागरिक से होगा। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को हल्के में ना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन श्रीलंका में, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल है वो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी प्रांत में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में जो है वो बहुसंख्यक की बात करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है सिंहली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है। तो बेल्जियम में डचों की आबादी का बात करेंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ 59%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अगर बात करें बेल्जियम का, तो बेल्जियम में जो मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जर्मन, डच और फ्रेंच, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। 1970 से 1993 के मध्य अगर बेल्जियम में बात करेंगे तो बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, वो कब घोषित किया गया था ये पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 1956, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में अगर शासन प्रणाली की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है संसदीय शासन प्रणाली, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तमिल जो है श्रीलंका में अगर बात करेंगे तो श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या आया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। श्रीलंका में जो है वो सिंहली का अगर बात करेंगे तो देश की आबादी का कुल 74% है, जो कि ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है। श्रीलंका में जो है वो सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है बहुसंख्यकवाद,
यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। तो श्रीलंका का अगर राजकीय धर्म का बात करेंगे तो इसका जो राजकीय धर्म होगा बौद्ध, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए जो है वो दूसरा नाम का अगर बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है राज्य सरकार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। अगर बेल्जियम का बात करेंगे तो इसको जो है स्वतंत्रता यहाँ पे देखिए 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन से और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा का बात कर रहा है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी उसकी राष्ट्रभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे। लिखा है नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेयर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है मुख्यमंत्री, यही इसके संचालन करता होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है। एकात्मक सरकार कौन से देश में है इसकी बात कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है श्रीलंका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है संघात्मक सरकार किस देश में है। तो संघात्मक सरकार की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो में जब देख रहे होंगे तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं। देखिए इसको शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। लिखा है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या अगर बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 52, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है विकेंद्रीकरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है केंद्रीय राज्य और स्थानीय सरकार। केंद्रीय राज्य और स्थानीय सरकार। यहाँ पे देखिए कुछ मिसिंग है, यहाँ पे राज्य होगा ज और या छूटा हुआ है, ठीक है ना, इसको तो लिख लीजिए राज्य होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है झारखंड कब एक नया राज्य बना। तो झारखंड की बात कर रहा है कि कब ये नया राज्य बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही लिखा हुआ है, सन 2000 ईस्वी को झारखंड जो है एक नया राज्य बना। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अगर भारत में बात करेंगे तो कितनी भाषाओं को जो है अनुसूचित अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सब। ये देख लीजिए आपके एग्जाम में आना तय है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है निम्न में से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है। कौन सा देश है जिसमें साम्यवादी शासन प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 5% या फिर 5% से कम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो भारत में भाषाओं की जो संख्या है लगभग 1500 के आसपास है। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोखरण जो है वो भारत के राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है संघीय सरकार में स्तर होते हैं। संघीय सरकार में जो है वो कितनी स्तर होती है इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दो या दो से अधिक स्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। लिखा है संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है। गारंटी और सुरक्षा का देता है। फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखा है यहाँ पे संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी संविधान की सुरक्षा देता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी को पता होगा, 28 राज्य हैं। तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। तो कौन सा विषय जो है वो संघ सूची का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है पुलिस। तो ये जो है संघ सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आ गया आपके स्क्रीन पे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितनी देशी रियासत थे। स्वतंत्रता पूर्व जो है वो भारत में कितने देशी रियासत थे।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 565, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सरकार के अभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली जगह वितरण कहते हैं। खाली जगह सत्ता का वितरण करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, क्षैतिज वितरण करते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो है वो हम लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो हिस्ट्री का हम वीडियो डाल रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का वीडियो डाल रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, वो सारा सारा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हम अब जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में पछताने का अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय आपका मार्क्स जो है कम आ चुका होगा। इसलिए आप बाद में पछताने से अच्छा है आप कुछ समय निकाल कर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जितना भी वीडियो आता है वो सभी को देखें। सभी हेल्पफुल है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः, देखिए लिखा हुआ है क्या, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसके राइट आंसर का बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रति व्यक्ति आय भी यही सही है, औसत साक्षरता दर भी सही है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी सही है। इस तरह से ये जो है सभी ऑप्शन जो है वो सही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए किस देश की स्थिति जो है, अगर हम बात करेंगे मानव विकास के लिहाज से, तो श्रीलंका की स्थिति जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो भारत से बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर 4 परिवार है तो यहाँ पे 5 चौके 20, मतलब 20,000 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3,000 और 7,000 10,000 हुआ, 10 4 14,000 हुआ, तो इसके हिसाब से 6,000 की कमी हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उसको कहते हैं विकसित देश, या फिर विकसित देश कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है या फिर कम है। तो देखिए यहाँ पे बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ही कम है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है,
लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन अगर बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न में से या फिर निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो किस देश की स्थिति जो है वो भारत से बेहतर है, इसकी बात की जा रही है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की उन्नति में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है। मानव विकास सूचकांक का जो है वो संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है। 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68.8 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है। तो भारत का अगर यहाँ पे 2018 के अनुसार अगर देखेंगे विकास रैंकिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे 130, ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है 130, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव विकास का अगर मुख्य उद्देश्य का बात करेंगे तो जीवन स्तर में सुधार, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक जो है वो कार्यरत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन, छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है।
कौन सी गति जो है, कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवनों का निर्माण, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अध्यापक वर्ग जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो सेवा करते हैं, इसलिए वो जो है वो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, तो रोजगार गारंटी अधिनियम अगर हम उसका बात करेंगे तो 2005 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या किस कार्य क्षेत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है श्रमिक, किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं, तो किस कार्य क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं वो सुरक्षा का आनंद उठाते हैं, तो देखिए संगठित क्षेत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखेंगे रेलवे भी सार्वजनिक है, BSNL भी सार्वजनिक है, डाकघर भी सार्वजनिक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, कौन से आधार पर विभाजित है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यमों का स्वामित्व, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी नहीं छोड़ते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले वाले में प्राकृतिक और दूसरे वाले में विनिर्मित भराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्या एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक के गतिविधि में आता है। देखिए एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, कौन से क्षेत्र में, देखिए कौन से रोजगार सुरक्षा में होती है, तो यहाँ पे संगठित, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ परस्पर निर्भर है, क्या होगा, यहाँ पे देखिए परस्पर निर्भर है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, यही इसका राइट आंसर है, मतलब नहीं हुई है यही भराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, भारत में बड़ी, यहाँ पे बड़ी भराएगा, संख्या में
श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्षेत्र के श्रमिकों वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो देखिए तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो कोई भी वस्तु का जो है वो उत्पादन नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि में से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर में भी था। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को या फिर कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए दोस्त, आज का जितना भी क्वेश्चन था वो इस वीडियो का मैं पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। अब बारी आती है आपका, मैं तो पूरा मेहनत के साथ वीडियो को पूरा बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इससे कितने क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिएगा खुद। आप जब एग्जाम देकर आइएगा, मेरा जितना भी वीडियो एसएसटी का या फिर अदर क्वेश्चन अदर यहाँ पे सब्जेक्ट का जो अपलोड होता है, अगर वो आप देखते होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाता होगा कि मैं कितना मेहनत करके वीडियो आपके लिए लाता हूँ। इसके लिए आपका तो कुछ फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए। और फिलहाल एक हम नोटिफिकेशन आपको बता देते हैं, एक चीज़ और, कि वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशन आते रहे, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिसिंग ना हो, सब वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। फिलहाल यहाँ पे देखिए वीडियो लंबा भी हो रहा है, लेकिन आपको एक नोटिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ, आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर वो पॉलीटेक्निक वगैरह का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो पॉलीटेक्निक वगैरह का भी यहाँ पे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको रेस्ट नहीं करना है, पॉलीटेक्निक वगैरह एग्ज़ाम का जो होता है वो तैयारी करना है, ताकि आपको कुछ अच्छा जो है वो रास्ता मिल सके। चलिए पॉलीटेक्निक वगैरह का वीडियो भी इस चैनल पे आएगा। फिलहाल आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं पॉलीटेक्निक संबंधित जितने भी वीडियो है उसको लेकर आऊँगा। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फैलाएँ। और चलिए फ़िलहाल जो है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम SST।